दोस्तों नमस्कार। कल इंडी अलायंस की तीसरी मीटिंग बॉम्बे में ख़त्म हुई है। बहुत उम्मीदें थी कि कोई टेंजिबल एक्शन प्लान सामने आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जस्टिफिकेशन जो दिया गया वो बहुत कॉमन सेंस वाला था और उससे ये बात भी पता लगती है कि शायद कहीं ना कहीं अभी तक अलायंस में 26 जो ग्रुप जुड़े हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। लोगों को नहीं लॉन्च करने का जो सबसे बड़ा आधार बताया गया वो ये बताया गया कि हर पॉलिटिकल पार्टी के पास अपना सिंबल है। जब हर पॉलिटिकल पार्टी के पास अपना सिंबल है तो एक नया लोगो लॉन्च करने की क्या जरूरत है। बात सही है दोस्तों, लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या ये एक महीने तक जिस लोगों को लेके तैयारी होती रही, क्या ये आपस में फोन पे एक दूसरे से बात करके ये तय नहीं कर सकते थे कि लोगो लॉन्च करना है या नहीं करना है। मीटिंग से एक दिन पहले तक लोगो लॉन्च करने की बात हो रही थी, लेकिन इनफॉर्मल गेट टुगेदर में जो डिनर पार्टी हुई उसमें यह तय किया गया कि शायद ये लॉन्च नहीं करना चाहिए। ये क्या बताता है? ये बताता है कि अभी भी इंडी ग्रुप के अंदर कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा कमी है। और जब कोऑर्डिनेशन की कमी है और एक छोटे से मुद्दे को लेके जब आपस में ये लोग फोन पे बात नहीं कर सकते, तो आने वाले दिनों में जो और सेंसिटिव मुद्दे आएंगे उस पे कैसे कार्रवाई होगी, ये बात सोचने की है। आगे बढ़ने से पहले जो इंडी ग्रुप ने बोला है, इंडी अलायंस ने, कि हम किन बातों पे सहमत हुए हैं, जो उनके मेन टेक अवेज हैं, पहले हम उसकी चर्चा करते हैं। फिर उस टेक अवे में जो काफी सीरियस इश्यूज हैं जिन पे जनता को और हम सबको ध्यान रखना चाहिए, वो मैं आपसे चर्चा करूंगा। और इसके पीछे जो राजनीति चल रही है और ये क्यों इंडी ग्रुप के लिए आने वाले दिनों में और खतरनाक हो सकता है कोऑर्डिनेशन, इसकी भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब भी कर लें और आगे जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होंगी वो भी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। जो टॉप के जिसको टेक अवेज बोल सकते हैं, इस मीटिंग का फायदा क्या हुआ है वो मैं आपसे चर्चा करता हूं। पहला, इन्होंने कमेटीज बनाई हैं फॉर डिफरेंट एक्टिविटी, जैसे इलेक्शन स्ट्रेटेजी कमेटी, मीडिया कमेटी, कैंपेन कमेटी, सोशल मीडिया कमेटी और एक रिसर्च ग्रुप बनाया। ये इसलिए बनाया ताकि आने वाले दिनों में जब कैंपेन हो तो हम उस पर अपनी बात रख सकें। ये इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं, नो डाउट, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है, इन कमेटीज के चेयरमैन कौन होंगे ये नहीं बताया। इसका मतलब अभी भी कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है कि हम किसी को बना दें और दूसरे को ऐतराज हो तो कमेटी बनने से पहले ही ना फेल हो जाए। इसका मतलब ये 5-6 कमेटीज जो बनाई गई हैं ये भी ओवरनाइट वर्क है, इसके पीछे भी कोई लंबी सोच नहीं है। हाँ, जो पार्टियां इंपॉर्टेंट हैं उनको कह दिया होगा आप अपना अपना एक रिप्रेजेंटेटिव डाल दें, और सबने अपना अपना एक रिप्रेजेंटेटिव डाल दिया और कमेटी का फॉर्मेशन हो गया है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेता इस कमेटी में नहीं हैं। अब वो क्यों नहीं है मैं उसकी चर्चा करूंगा। वो कौन नेता है और वो एब्सेंस क्यों इस पूरे कोऑर्डिनेशन के लिए खतरनाक हो सकती है, उसकी भी चर्चा हम आपसे करेंगे। जो थीम रहेगा वो रहेगा जुड़ेगा भारत, जीतेगा भारत। तो इंडिया की जो फोकस रहेगी, जो इंडी ग्रुप की फोकस रहेगी, वो भारत रहेगी। भारत जोड़ो अभियान को लेके जो राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की थी उसको इलेक्शन कैंपेन तक कन्वर्ट करना है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोग्राम में जिस तरह से प्लानिंग हो रही है, कांग्रेस का डोमिनेंट रोल है, क्योंकि जो वोकेबलरीज आ रही हैं जो घोषणाएं हो रही हैं वो सब कांग्रेस की तरफ से हो रही। और यही कारण है कि आने वाले दिनों में हमें देखना होगा कि किस तरह से कांग्रेस बाकी ग्रुप को लेकर साथ में चल सकती है। और कमेटी कल्चर तो वैसे भी कांग्रेस का पुराना कल्चर है, तो वो कमेटीज भी बना दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा कोऑर्डिनेशन है इसमें कांग्रेस की छाप दिख रही है। एक इंपॉर्टेंट इशू जिस पे चर्चा हुई वो था सीट शेयरिंग फॉर्मूला इज येट टू बी डिसाइडेड। मतलब सीट शेयरिंग कौन किस भी कहां कितनी सीटें लड़ेगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन ये जल्दी ही किया जाएगा एंड इट विल बी ऑन स्टेट लेवल बेसिस। इस बात को समझना होगा।
जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला होगा वो स्टेट लेवल बेसिस पे होगा। उदाहरण के लिए कि कौन सा स्टेट कहाँ कितनी, कौन सी पार्टी किस स्टेट में कितनी सीटें लड़ेगी। अब एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपना चुनावी घोषणा पत्र तो जारी कर दिया, लेकिन वहां पे उनकी प्रेजेंस ऑलमोस्ट नगण्य है। कांग्रेस और बीजेपी मुख्य दल हैं। क्या सीट शेयरिंग में कांग्रेस अपनी सीटें आम आदमी को देगी जिसका वहां अस्तित्व नहीं है? और अगर नहीं देती है तो क्या आम आदमी इस चीज को बर्दाश्त करेगी? इसी तरह से बिहार में, इसी तरह से बाकी राज्यों में, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो चाह रही है कि वो नेशनल पार्टी है तो हर राज्य में उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन अभी क्योंकि नई पार्टी है सब जगह नहीं है, तो क्या पुरानी पार्टियां, बड़ी पार्टियां नई पार्टियों को ग्रो करने के लिए जगह देंगी? आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होगा? क्या लोग केजरीवाल को अपने राज्य में बुलाएंगे, उनको सीटें देंगे और उनको कहेंगे कि आप आइए यहां से चुनाव लड़िए और हमारे खिलाफ एक संगठन खड़ा करिए? और अगर संगठन खड़ा होता है तो आप प्रचार में क्या कहेंगे कि सरकार बहुत अच्छी है? आने वाले दिनों में ये देखने को मिलेगा। टेक एग्जाम्पल ऑफ जम्मू कश्मीर। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला दोनों JNK से हैं। अगर चुनाव होते हैं, आज तक तो वो ये कह रहे थे कि अब्दुल्ला सरकार खराब है, मुफ्ती सरकार खराब है, एक दूसरे के खिलाफ थे। क्या आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे? क्योंकि बीजेपी का तो वहां भी अस्तित्व नहीं है, कांग्रेस भी नहीं है, तो किस पार्टी के खिलाफ वहां कैंपेनिंग होगा? ये अब सोचने की बात है। 3 रेजोल्यूशन इस कमेटी में पास किए गए हैं, विच इंक्लूड्स मैक्सिमम यूनिटी अमाउंट अलायंस पार्टनर, कि हम आपस में कोशिश करेंगे कि एकदम दृढ़ एक दूसरे के साथ खड़े रहें। पब्लिक रैलीज ऑर्गेनाइज करें। पब्लिक रैलीज ऑर्गेनाइज करना बुरा नहीं है, लेकिन फोकस क्या होगा? क्या फोकस सिर्फ मोदी को गाली देना, बीजेपी को क्रिटिसाइज करना, या कोई डेवलपमेंट एजेंडा होगा? क्योंकि वो तो अभी तक बना नहीं। तो रैली करके आप किन बातों की चर्चा करेंगे ये अभी पता नहीं है। एंड एड्रेस पीपल्स कंसर्न्स एट द अर्लीस्ट, ये भी कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जहां जहां पे इनकी सरकारें हैं ऑपोजिशन ग्रुप की, क्या बिहार में लोगों का कंसर्न इनको पता नहीं है? क्या जो बिहार में लोगों का कंसर्न है वो स्टेट की जिम्मेवारी है या सेंटर की? कहने का मतलब ये है कि जहां जहां पे, चाहे झारखंड हो, वेस्ट बंगाल हो, जो वहां लोगों की प्रॉब्लम्स हैं वो स्टेट की जिम्मेवारी है या सेंटर की? तो अगर आप लोगों की समस्याएं उठाते हैं तो आप अल्टीमेटली क्या ये नहीं कह रहे कि स्टेट गवर्नमेंट या अपने अलायंस पार्टनर ही नाकारा है, वो ही काम नहीं कर पा रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि ये तीनों जो रेजोल्यूशन पास किए गए हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात थी, इसमें कहीं कोई गहन चिंतन नहीं हुआ है, इसीलिए बहुत ही सुपरफिशियल रेजोल्यूशन पास किए गए हैं। और ये पार्टियों को ज्वाइन करना चाहते हैं और पूरा फोकस रहेगा अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन को लेकर। खेती तो राज्य का सब्जेक्ट है। अगर राज्यों में महंगाई बढ़ रही है तो जिम्मेवार कौन है? अगर फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो जिम्मेवार कौन है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? क्योंकि फूड सिक्योरिटी की जिम्मेवारी तो स्टेट की है। जमीन आपके पास है, लोग आपके पास है, पॉलिसीज आपके पास है, बिजली पानी आपके पास है, खाद बीज पेस्टिसाइड देना राज्य सरकार के हाथ में है। केंद्र सरकार का रोल कहां आ जाता है इन्फ्लेशन में? राज्य सरकारें कहीं अपनी जिम्मेवारी से भागने के लिए केंद्र सरकार पे ठीकरा तो नहीं फोड़ रही? सवाल अब यह निकल के आता है। और दूसरी बात है अनएम्प्लॉयमेंट की। तो स्टेट पॉलिसीज जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसको सुधारने की जरूरत किसकी है? सेंटर ने तो अपनी पॉलिसी बना दी, लेकिन अगर इन्वेस्टर स्टेट में नहीं आता है बिकॉज ऑफ करप्शन, बिकॉज ऑफ लॉलेसनेस, तो इसमें सेंटर क्या करेगा? तो क्या दोबारा हम इस बात को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट से नकारा है? आने वाले दिनों में दोस्तों इस बात को हमें समझना होगा। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी भी कमेटी में केजरीवाल का नाम नहीं है, जबकि बड़े बड़े लोगों का नाम है, चीफ मिनिस्टर्स का नाम है, लेकिन केजरीवाल का नाम नहीं। मेरा शक ये है या मेरा सोच ये है कि जब सीट शेयरिंग फॉर्मूला निकल के आएगा, केजरीवाल उसको रिजेक्ट कर देगा।
क्योंकि कोलिशन पॉलिटिक्स केजरीवाल की गेम प्लान का हिस्सा नहीं है। ये सबके साथ इसलिए ज़रूर है कि इनका अपना फोटो अपॉर्चुनिटी आता रहे, इनकी महत्वता बनी रहे, ये साइडलाइन ना हो, इसलिए ये साथ बैठ के खाना ज़रूर खाएंगे। लेकिन जब इलेक्शन सीट्स की बात होगी तो इनको सीट शेयरिंग फार्मूला पसंद नहीं आएगा, ये मैं आज आपसे कह रहा हूँ। और ये कहेंगे ये फार्मूला पसंद नहीं है, हम अपनी लेवल पे खुद फाइट करेंगे। ये निकल के आएगा पूरा इस खेल में। तो अब दोस्तों देखना इस बात को है कि क्या ये जो खेल चल रहा है ऑपोजिशन यूनिटी का, क्या वास्तव में ये कोई टेंजिबल आउटकम देगा, टेंजिबल कैंपेन बनेगा या टेंजिबल घोषणा पत्र बनेगा। क्योंकि खड़गे साहब ने एक बात और कही, सारी पार्टी को कहा कि आप जो कॉमन मैनिफेस्टो बनाना चाहते हैं आप अपने बुलेट पॉइंट्स भेज दीजिए। इसका मतलब आपस में चर्चा नहीं होगी कि कौन से एरियाज में प्रायोरिटी है, जो जहां का भेजेगा सबको कंपाइल करके एक एक्शन प्लान बन जाएगा। क्या ऐसे कोऑर्डिनेशन होगा, ऐसे काम होगा? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सीरियसनेस की कमी है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस पूरे कैंपेन में, क्या इंडी अलायंस कुछ देने में सक्षम होगा? क्या केजरीवाल को जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है वो पसंद आएगा? ये दो महत्वपूर्ण सवाल है। मैनिफेस्टो क्या होगा जो कैंपेन में यूज होगा, और दूसरा क्या केजरीवाल को सीट शेयरिंग फॉर्मूला पसंद आएगा? आपका क्या कहना है दोस्तों इसमें? मुझे तो लगता है कि दोनों में ही काफ़ी खामियां निकलेंगी और सीट शेयरिंग फार्मूला केजरीवाल को पसंद नहीं आएगा। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए और फिर मुलाकात होगी इसी मुद्दे पे और डिटेल में चर्चा के लिए। तब तक आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल वंदे मातरम।